हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने सेल को अच्छे से समझने के लिए उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो पिछले वीडियो में अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से डीपली अपन ने उसको कवर कर दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स को जाने आने देता है। एंड उसी के बेसिस पे अपन ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीनों पढ़े थे। एंड अपन ने ये भी देखा था, सेल वॉल भी समझा था कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंस होने के कारण सेल वॉल के प्रेजेंस होने के कारण अगर उसमें कोई मीडियम चेंज हो जाता है तो वो इजीली बर्स्ट नहीं होता, बिकॉज सेल वॉल रिजिड होता है। तो उस दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते, ये सब अपन ने पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज अपन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से अपने ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, उसी प्रकार से न्यूक्लियस एक सेल के लिए ब्रेन होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। बिकॉज अपने बॉडी के सारे जो एक्टिविटीज़ होती है वो ब्रेन कंट्रोल करती है। उसी प्रकार से एक सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब को सारे एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सेल डिवाइड कर रहा है, ग्रो हो रहा है, सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, तब न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तब ही अकेले इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, सेल के लिए न्यूक्लियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज किसी ह्यूमन के अंदर अगर ब्रेन नहीं हो तो आप सोच लो कैसा होगा वो। तो उसी प्रकार से किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो वो भी ऐसा ही होगा। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस ही होता है जो डिवाइड होता है। न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, उसके बाद में सेल 2 में डिवाइड होता है। यही अपन बाइनरी फिशन में पढ़ते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। इसके अंदर ना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स लैक न्यूक्लियस, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो इनके पास में जेनेटिक मटीरियल भी नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है। इनके पास में जेनेटिक मटीरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, कोई एक रीजन के अंदर ये सारे जेनेटिक मटेरियल एक ग्रुप बना के रहते हैं। तो उस रीजन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोइड। सिंपल है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही, प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर ही कोई सा भी एक रीजन मान लेते हैं। ये जैसे ये मैंने यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रखा है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ आगे के रीजन के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो किसी सेल के अंदर यहाँ पर गुच्छा बना के बैठ जाए तो ये जेनेटिक मटेरियल उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्रुप बना के जहाँ पर रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ही अपना जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल का मतलब जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, है ना, सब अलग अलग होते हैं। उनका नेचर, उनका कैरेक्टर सब डिफरेंट होता है। वो किसके कारण होता है? उनके डीएनए के कारण होता है। तो सबका डीएनए ही होता है जो उस ह्यूमन को कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। आप डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट है, तो इसको मेन बेसिस कौन है? तो इसका मेन डीएनए ही है। आपका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, वही रीज़न है। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो अपने पेरेंट्स से अपन को मिलता है। जैसे सिमिलर दिखते हैं ना, फेस में भी बहुत सारे बच्चे अपने पापा मम्मी के जैसे दिखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, 2 ही होते हैं, आरएनए, डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अगर डेफिनेशन वाइज अगर अपन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। न्यूक्लियोटाइड का पूरा चेन जो होता है, उसी मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे यहाँ पर ये चेन आगे अब बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से ये चेन आगे पूरा का पूरा ऐसा चेन लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करते हैं
न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये वाला एक इसके अंदर पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फोरस उससे अटैच होता है एंड नाइट्रोजन बेस होता है। ये सब वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है, आगे आपके काम आएगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, वरना आपको सिर्फ इतना यहाँ तक समझना है कि प्रोकैरियोट्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है एंड इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा रीजन होता है जहाँ पे गुच्छे बना के रहते हैं जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बाकी मैं ये न्यूक्लिक एसिड इनका डीप में आपको बता रही हूँ। राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, और फिर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस प्रकार से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर एंड आउटर। तो मैंने आपको बताया था कि सारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। कोई सा भी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बिना मेम्ब्रेन के नहीं होता, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ के बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं सबके पास में मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास में मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम को छोड़ के, एक्सेप्ट राइबोसोम। तो न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, दो लेयर होता है, दो मेम्ब्रेन होता है इसके पास में, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पोर्स होते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना होता है और कुछ होते हैं जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाना होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का या फिर मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है ये किसके जरिए होता है। अगर वो पूरा मेम्ब्रेन पूरा अगर पैक होगा ना तो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एकदम अलग हो जाएंगे, कंपार्टमेंट जैसे, एकदम पूरा पैक कंपार्टमेंट। आप ऐसे समझो इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंपार्टमेंट है लेकिन उसके अंदर एक डोर भी है आने जाने के लिए, तो वो डोर ये न्यूक्लियर पोर्स होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पोर्स होता है, मटेरियल का ट्रांसफ़र करने के लिए इनके पास में पोर्स होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा कंप्लीट पैक नहीं होता है, उनके बीच में पोर्स होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता क्या है, मतलब साइटोप्लाज्म में से इसको अलग करके मेम्ब्रेन रखने की ज़रूरत क्या है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, इसीलिए इसको साइटोप्लाज्म से अलग करना है, तो इसीलिए मेम्ब्रेन इसके पास में है, दो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर। डीएनए जो होता है जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब तक डीएनए जो होता है उसके अंदर थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थ्रेड एकदम धागे धागे जैसे पतले पतले से धागे ऐसे प्रेजेंट होता है। डीएनए थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेल्स, यानी कि डीएनए के पास में एक ब्लूप्रिंट होता है कि वो ह्यूमन कैसा रहेगा, मतलब उसका हाइट कैसी रहेगी वगैरह, सब के सब डीएनए के पास में होता है। तो डीएनए ही अपने पास में, इसके पास में क्या है, इन्फॉर्मेशन होता है। इसके पास में क्या है, इन्फॉर्मेशन होता है जो सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने के काम आता है। जैसे अगर कंप्यूटर का अगर थोड़ा सा भी, मतलब सबको पता ही है ना कि ना कोडिंग जो करते हैं उससे आउटपुट अपने पास में निकलता है। तो ये जो कोडिंग करने का जो पूरा वो एक बाय एक, लाइन बाय लाइन जो पूरा कोडिंग का जो स्टेप होता है वो पूरा किसके पास में है, डीएनए के पास में है, डीएनए के पास में। तो वो आउटपुट जो निकला उसका कारण कौन है, वो कोडिंग था। तो वैसे ही यहाँ पर डीएनए के पास में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सेल्स को बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्स बनते ही इस डीएनए के कारण ही है, बिकॉज इनके पास में इन्फॉर्मेशन होती है कि उस सेल को बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, जैसा भी बनाना है, डीएनए के पास में वो इन्फॉर्मेशन होता है। डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। इसको मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से समझाती हूँ, ये वाला पॉइंट पहले समझ लेते हैं। व्हेन सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड स्टार्ट्स टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि अभी यहाँ पर मैंने क्या समझाया था आपको, जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब तक सेल ग्रो नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तब तो डीएनए उसके अंदर थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है तब है ना, डीएनए जो होता है थ्रेड फॉर्म में जो पड़ा है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। क्रोमोसोम कैसे दिखता है, क्रोमोसोम ऐसे दिखता है, देखा होगा आपने, क्रोमोसोम ऐसे दिखता है। तो ऐसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का शेप ले लेते हैं। ऐसे अभी तक तो ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे यूँ पूरे पड़े हुए थे, अब ये ऐसे कंडेंस होकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, न्यूक्लियस, डीएनए और जीन, ये इसमें बहुत सारे हायर लेवल में 12th उसके ऊपर आने के बाद में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। जैसे ये जो पेज है या फिर ये पूरी जो कॉपी है मेरे पास में, इस पूरी कॉपी को आप न्यूक्लियस समझ लो। इस न्यूक्लियस के अंदर
ये मेरे पास में जो पूरी कॉपी है ये क्या है, मेरे पास में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास में डीएनए है। डीएनए क्या है, ये है लाइंस में जो मैंने लिखे हुए हैं, ये जो वर्ड्स है ये तो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या बनाना है अपन को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने क्या माना है, ये आप डीएनए समझ लो, ये क्या है, डीएनए है। अब वहाँ पर यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे डीएनए तो है, इन्फॉर्मेशन तो है, तो यहाँ पर मैंने ना ये चाय बनाने का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। आप मतलब एग्जांपल के लिए ऐसे ले रखा है मैंने चाय बनाने का। सबसे पहले पैन को गर्म करो, फिर उसमें मिल्क डालो, फिर और थोड़ा गर्म करो, फिर है ना चाय पत्ती डालो, बस ये 3 मैंने लिखा है। तो इसमें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में। इन्फॉर्मेशन के अंदर बीच में देखो पूरा ए कोई सेंस नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। चाय बनाने में मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ऐसे लिखे हुआ है। तो ये जो है डीएनए का वो पार्ट, ये देखो इतना पार्ट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे को कि सेल को कैसे बनाना है या फिर चाय को कैसे बनाना है। तो डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है, जो कुछ काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए के अंदर से बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे ये रीजन, ये कुछ काम के नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स लिखे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को ज़रूरी नहीं है, फालतू की इन्फॉर्मेशन है। तो डीएनए के अंदर ये पूरा मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या है, मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है और काम बिना कोई काम के नहीं है, वो भी इनके बीच बीच में पड़े हुए हैं। तो जो इसमें फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे को बता रहा है कि चाय को कैसे बनाना है, ये मेरे पास में क्या होगा, जीन होगा। यानी कि इतना हीट द पैन एंड पोर मिल्क इन इट, और फिर वापस और थोड़ा गर्म करना, फिर उसके बाद में चाय पत्ती डालना। ये जो लिखा हुआ है ये मेरे पास में क्या है, जीन हुआ है। और ये वाले जो रीजन होगा, जो फालतू में ऐसे ए करके लिखे हुए हैं, ये डीएनए का ही रीजन है, इसका कोई नाम नहीं। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए के अंदर जो फंक्शनल रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जो न्यूक्लियस, जीन, क्रोमोसोम सब हैं, अलग अलग तो मैंने आपको समझा दिया। इस पूरे का निचोड़ जो आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, वैसे मैं आपको ये समरी या फिर निचोड़ समझ लेना, वो आपको बताती हूँ। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कंसिडर करूँ, बिकॉज क्रोमोसोम वर्ड बार बार यूज़ होगा, तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ न्यूक्लियस अभी डिवाइड करने पर है। तो इसके जो डीएनए है वो है ना कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। डीएनए और क्रोमोसोम में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमोसोम को इनडायरेक्टली डीएनए ही है। डीएनए जब कंडेंस हो गए, डीएनए कैसा पड़ा हुआ रहता है, ऐसे थ्रेड जैसे यूं पड़ा हुआ रहता है। डीएनए जब कंडेंस होके एक शेप ले लेता है इस प्रकार का, थोड़ा सा एक्स जैसा जब ये शेप ले लेता है, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली क्रोमोसोम भी डीएनए ही है, लेकिन वो जो शेप ले लिया इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम नाम है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर जो फंक्शनल एरिया होता है, डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, उसको जीन होते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल चाय बनाने का एग्जांपल से आपको समझा दिया था। तो ये आप समझ लेना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, यानी कि डीएनए ही क्रोमोसोम अपन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज क्या हो गया कि डीएनए यहाँ पर कंडेंस हुआ है, थोड़ा सा उसके अंदर से कुछ प्रोटीन्स बाहर निकलते हैं और कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, एक शेप उसने ले लिया। उसके बाद में डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। ये यूकेरियोटिक सेल है, इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल, ये गोल्जी अपार्टस, ये लाइसोसोम्स, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अपने, बिकॉज ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है इसीलिए इसके अंदर थ्रेड लाइक अपने पास में डीएनए प्रेजेंट है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके लिए यहाँ पर कोई, मैंने यहाँ पर देखो कैसे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कोई ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं होते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये जो डीएनए है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो गुच्छा बना के एक रीजन में बैठ गए, तो उन रीजन का नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि ये पूरा रीजन, ये देखो ये वाला जो पूरा रीजन है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन्वायरमेंट से सेल को डिफरेंट करती है। इन्वायरमेंट से मतलब बाहर के मीडियम से सेल को अलग करने वाला कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट, जो लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये पूरे को अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स। ये यूकेरियोटिक सेल की बात चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, एक्सेप्ट राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर क्या है,
इट कंटेन स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स, तो इनके पास में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं. वायरस डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, ओनली जेनेटिक मटीरियल. वायरस के पास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि उसके पास में क्या ये सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है. वायरस के पास में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, उसके पास में सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है, यानी कि RNA होता है, समझ लो ऐसे. इस प्रकार से उसके पास में RNA अकेले प्रेजेंट होता है. और जब ये बाहर होता है यानी कि इन्वायरमेंट में होता है तब तक ये डेड होता है, तब तक ये कोई रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, कुछ भी शो नहीं करता है. लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर कर जाती है, जैसे कोई सा भी वायरस ले लेते हैं अपन, कफ, अपने जो जुकाम वाला होता है वो एक वायरस राइनो वायरस ही करता है. वो वाला वायरस जब इन्वायरमेंट में रहता है तब वो डेड ही होता है. लेकिन जैसे ही अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे ही अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल के अंदर एंटर करने के बाद में इसके पास में ये जो जेनेटिक मटीरियल है जिसके चारों तरफ कोई सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है, इस जेनेटिक मटीरियल को अपने लिविंग सेल के अंदर, ह्यूमन के लिविंग सेल के अंदर ये इधर छोड़ देता है. फिर ये वाला जो जेनेटिक मटीरियल इधर आने के बाद में ये वाला सेल जब डिवाइड करेगा तो इसका जेनेटिक मटीरियल भी डिवाइड करके जाएगा. तो इस प्रकार से ग्रो करके और अपन को डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाता है. जब ये होस्ट के अंदर एंटर करता है तभी ये लिविंग होता है, तभी ये लिविंग होता है. उस तब तक अगर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं घुसा है तब तक ये डेड ही होता है. थैंक यू.